नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन भर की खबरों को हम इस वीडियो में एक सिरे से देखते चलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं केरला में हुए सोने की तस्करी मामले में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने बुधवार को एक कोर्ट में बताया कि केरल सोने की तस्करी मामले में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के गैंग की संदिग्ध भूमिका हो सकती है। आतंकरोधी एजेंसी ने बताया कि उसके इंटेलिजेंस इनपुट से जानकारी मिली है कि इस सोने के तस्कर में मिली राशि को राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया था। एजेंसी ने इस केस में आरोपियों की जमानत का विरोध किया है। एनआईए ने स्पेशल कोर्ट के सामने कहा कि इस केस में सभी संदिग्ध भूमिका रखने वाले लोगों की जांच करने की जरूरत है। एजेंसी ने कहा कि सोने की तस्करी से मिलने वाले मुनाफे का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और आतंकी कृत्यों में होने की संभावना संबंधी खुफिया जानकारी है। एजेंसी ने कहा कि मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए 180 दिन तक सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखा जाना बहुत जरूरी है। एजेंसी के मुताबिक मामले में एक आरोपी रमीस ने बताया कि उसका तंजानिया में हीरों का कारोबार था और उसने वो सोना यूएई में बेचा था। एनआईए ने अपनी दलील में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्शंस कमेटी की ओर से दाऊद इब्राहिम पर की गई टिप्पणी का जिक्र किया है और दाऊद गैंग की अफ्रीका में गतिविधियों पर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की तरफ से प्रकाशित की गई फैक्ट शीट भी जोड़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को कहा कि सर्दियों के दौरान दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। उत्तर भारत में हिमालय की हवा, गंगा की नमी, धूल प्रदूषण और एक मैदानी क्षेत्र होने के नाते दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। पंजाब में पराली जलाने की घटना भी बढ़ गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अब तक केवल 4% प्रदूषण ही मल के जलने के कारण हो रहा है। दिल्ली में बायोमास जलती है। ये सभी कारक मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण संकट में योगदान करते हैं। पर्यावरण मंत्री ने पंजाब सरकार से अपील की है कि वह पराली जलाना बंद करें। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मेरा गला प्रदूषण की वजह से उस समय जाम हो गया जब मैं लुधियाना में एक समारोह के लिए गया था। सरकारी डेटा बताता है कि पंजाब में पिछले साल की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 280% का इजाफा हुआ है। पिछले साल पंजाब में 31 सितंबर से 12 अक्टूबर तक 775 पराली जलाने की घटनाएं रिपोर्ट हुई थीं, जो इस साल इसी अवधि में 2873 तक पहुंच गई हैं। सच्चाई यह है कि पराली जलाने से हवा के प्रदूषित होने का संकट एक बार फिर पूरी ताकत से लौट आया है। पिछले 24 घंटे में ही पराली जलाने की 900 घटनाओं की पहचान हुई है। इनमें से अधिकतर मामले पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में से हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई पुलिस द्वारा बीते दिनों किए गए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी कि टीआरपी घोटाले के खुलासे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अदालत में सुनवाई से पहले मुंबई पुलिस की ओर से हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें रिपब्लिक टीवी द्वारा दाखिल याचिका का विरोध किया गया है। मुंबई पुलिस ने अपने हलफनामे में इस याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया, साथ ही इसे जुर्माने के साथ खारिज करने की मांग की। हलफनामे में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी अपराध में आरोपी इस तरह एजेंसी के काम में अड़चन नहीं डाल सकता है। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने कहा कि आरोपी ये तय नहीं कर सकता कि किसी केस में जांच किस तरह होगी। मुंबई पुलिस का दावा है कि टीआरपी स्कैम की जांच में अन्य चैनल सहयोग कर रहे हैं, सिर्फ एक चैनल को दिक्कत हो रही है। अपने हलफनामे में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी की आधिकारिक प्रेस रिलीज को भी लगाया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि अभी केस की जांच शुरुआती दौर में है, ऐसे में शुरू से ही सीबीआई को नहीं सौंपा जा सकता। इसमें सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि असाधारण मामले में ही सीबीआई की जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीआरपी स्कैम का खुलासा किया था। मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि कुछ चैनल पैसे देकर टीआरपी खरीद रहे हैं, जो कि कंज्यूमर और ऐड देने वालों से धोखा है। इस केस में रिपब्लिक टीवी के अलावा 2 अन्य मराठी चैनल का नाम सामने आया है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 2 मराठी चैनलों के मालिकों को हिरासत में लिया था, जबकि रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पेट दुख रहा है, इसलिए संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्ति को भी प्रसव पीड़ा हो, यह गंभीर है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा, राज्यपाल पद पर बैठा बुजुर्ग व्यक्ति अपनी मर्यादा लांघकर व्यवहार करे तो क्या होता है, इसका सबक देश के सभी राज्यपालों ने ले ही लिया होगा।
राज्य के मंदिरों को खोलने के लिए भाजपा ने आंदोलन शुरू किया। इस राजनीतिक आंदोलन में राज्यपाल को सहभागी होने की आवश्यकता नहीं थी। राज्यपाल का कहना था कि राज्य में बार और रेस्टोरेंट शुरू हो गए हैं, लेकिन प्रार्थना स्थल क्यों बंद हैं? आपको मंदिरों को बंद रखने के लिए कोई दैवीय संकेत मिल रहा है क्या, या आप अचानक सेक्युलर हो गए हैं? ऐसा सवाल राज्यपाल ने पूछा। इस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल की धोती ही पकड़ ली और राजभवन को हिलाकर रख दिया। शिवसेना का कहना है कि इस मामले में राज्यपाल ने आ बैल मुझे मार जैसा बर्ताव किया, लेकिन यहाँ बैल नहीं बल्कि शेर है। इस बात को वो कैसे भूल गए? मुख्य बात यह है कि इस पूरे धुलाई मामले में भारतीय जनता पार्टी का भी वस्त्र हरण हो गया। राज्यपाल के सहारे महाराष्ट्र सरकार पर हमला करना उन्हें महंगा पड़ गया। शिवसेना ने कहा कि रेस्टोरेंट खोले गए हैं, लेकिन नियमों का पूरी तरह से पालन करके ही। देवताओं को बंद करके रखने में किसी को आनंद नहीं मिलता, लेकिन एक बार मंदिर में बड़ी भीड़ आनी शुरू हुई तब कोरोना संक्रमितों की भीड़ भी बढ़ेगी। इस पर देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी चिंता व्यक्त की है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने कहा कि भाजपा को प्रार्थना स्थल खुलवाने ही हैं तो उन्हें दिल्ली जाकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात करनी चाहिए और इस बारे में पूरे देश में एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश को अटल टनल की सौगात देने के बाद केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सामरिक महत्व की एक और टनल का निर्माण शुरू करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुरंग के निर्माण के लिए पहला ब्लास्ट करेंगे। सेना और सिविल इंजीनियरों की एक चोटी की टीम जोजिला दर्रे के पहाड़ को काटकर इस सुरंग का निर्माण करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद ट्वीट कर भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी है। बता दें कि टनल का निर्माण कार्य ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर चीन से पिछले 5 महीनों से टकराव चल रहा है। गडकरी ने कहा कि इस टनल के बनने से श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह क्षेत्रों में हर मौसम के लिए कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। इसके अलावा दोनों स्थानों के बीच यात्रा में लगने वाले समय में 3 घंटे 15 मिनट की कमी आएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश को झकझोर देने वाली हाथरस की लड़की के प्रकरण में सीबीआई ने अपनी जांच और तेज कर दी है। सीबीआई की टीम ने बुधवार की सुबह लड़की के पिता व 2 भाइयों को पूछताछ के लिए अपने कैंप कार्यालय में बुलाया। मामले से संबंधित कई जानकारियां इकट्ठा करने के बाद टीम जिला अस्पताल गई। 14 सितंबर को लड़की को सबसे पहले जिला अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया था। जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम ने 14 तारीख की सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश की, लेकिन फुटेज गायब मिले। जिस दिन लड़की को भर्ती कराने की बात कही जा रही है, उस दिन के सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को नहीं मिल पाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो जाएगा। अगले आदेशों तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल, पेट्रोल जनरेटर पूरी सर्दी बंद रहेंगे। प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर दूसरी पाबंदियां भी लागू की जाएंगी। उधर नियमों को लागू करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने भी कमर कस ली है। औचक निरीक्षण के लिए 50 टीमें गठित करने के साथ सभी सिविल एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने अपने क्षेत्रों में नियमों का पालन सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए।